एमए से हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले व्याख्यानों में जिंदगी और ज़ौक़ कहानी के बारे में काफ़ी हद तक परिचित हो चुके हैं। हम दोहरा दें, कहानीकार का परिचय आप जान चुके हैं। कहानी में भिखारी के कई रूप नज़र आते हैं। नाम बेशक उसका रजुआ जो नहीं था पड़ जाता है। वह किस तरह बेगारी करते हुए भी मार खाता है और उसे कहानी के मध्य में उसके अनुरूप ही एक भिखारिन मिल जाती है और उसे वो खो देता है। इस कहानी के कुछ खास शब्द और उसके अर्थ जानना चाहेंगे और हम करेंगे संदर्भ सहित व्याख्या एक गद्यांश की। कुछ खास शब्द और अर्थ देखिए। कहानी में एक जगह आया है, जब वाचक भिखारी रजुआ से पूछता है कि घर में तुम्हारे कौन कौन है, तो कहता है कि माँ बहन रहे लेकिन ताउन में चले जाते हैं, चल बसते हैं, मर जाते हैं। ताउन वहाँ का देहाती शब्द हुआ, इसका मतलब होता है प्लेग में मरना। प्लेग जब आता है तो मरी जिसे कहते हैं, जिसे अभी कोरोना में चल रहा है, कोरोना ये शब्द है जो चाइनीज शब्द है, युआन से बना है। इसी तरह से प्लेग जब फैलता है तो लोग मरते हैं, कोरोना जब चलता है तो लोग मरते हैं। इसी तरह से उसे देहाती लोग प्लेग को ताउन कहते हैं। एक जगह आया है, शिवनाथ बाबू कहते हैं नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। कौन किससे कहता है, इस तरह से सवाल आ सकता है। कौन किससे कहता है, किसके लिए कह रहा है, ये इस वाक्य को देने के बाद अगर आपने कहानी पढ़ी है तो ये वाक्य शिवनाथ बाबू वाचक से कह रहा होता है, बता रहा होता है। और ये उस भिखारी को लेकर के कहा जाता है जब उसे पीट दिया जाता है, मारा जा रहा होता है, और इस बात के लिए कि उसने चोरी की है ये अफवाह फैला करके, जबकि उसने चोरी नहीं की होती है। इस तरह से वो मार खाता है बिना चोरी किए हुए भी। कहानी में क्या क्या होता है? कहानी में कथ्य होता है, पात्र, परिवेश, भाषा, शिल्प और शैली, संवाद। तब ये देखिए कि इस लंबी कहानी में खास पात्र है भिखारी, जिसका नाम गोपाल है। लेकिन किन्हीं कारणों से गोपाल न होकर के रजुआ उसका नाम रखा जाता है। ये भी एक सवाल हो सकता है कि उसका नाम क्या था, और नाम होते हुए भी रजुआ क्यों बुलाया जाने लगा। इसके पीछे का कारण पूछा जा सकता है। वह गोपाल नाम होते हुए भी रजुआ हो जाता है, और देखिए वो किस तरह से दाढ़ी बढ़ाता है, खंडर में रहता है, बिना मांगे रहने लगता है, लोग अपने आप लागत ले आते हैं खाना, और वो इस तरह से भगत कहलाता है। इसमें दूसरा पात्र हमें दिखाई देता है शुरुआत में ही, शिवनाथ बाबू उसका बड़ा लड़का जो उसे पीटने में सामने आता है, और वो मजला लड़का जो उस पिटाई को रोक देता है। ये पूछा जा सकता है कि पिट रहा भिखारी किसके आने पर और किसके कहने पर उसकी पिटाई एकदम रुक जाती है। ये भी सवाल हो सकता है। दूसरा पात्र आता है जमुना लाल, वह उसका लड़का, और
कहानी के मध्य में आप देखेंगे कि जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, कहीं से दूर दूर तक एक पुलिस चौकी दिखाई देती है। पुलिस चौकी के साथ ही कोई आतंकवादी, बदमाश, चोर उचक्का नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री वस्त्रहीन, जिसे भिखारी नहीं कह सकते, चौकी पर होती है और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। घटना देखिए कि कहानी का वाचक भी वहाँ होता है और कहानी का नायक भिखारी रजुआ भी वहाँ होता है। रजुआ कैसा पात्र है, आप ठीक से पहचान सकते हैं जब कहानी को पूरी तरह से सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि रजुआ का नाम आते ही आपके जहन में ये आ जाएगा कि जिसमें विचार शक्ति नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, लड़ने की शक्ति नहीं है, सोचने की समझ नहीं है, सिर्फ चंद रोटी के टुकड़ों पर वो जीवन दिन गुजार देता है, पिटाई खा लेता है, दिन भर दूसरों का काम कर सकता है। वह जब पुलिस चौकी पर भिखारिन को देखता है, शायद उसके अंदर कहीं न कहीं ये विचार उठता है कि ये भी मेरी जैसी है, जैसा मैं हूँ, और उससे उसके साथ रहने की, बल्कि उससे कह बैठता है कि क्या खाना खाओगी। ये उसका पहला वाक्य होता है और इस पर पुलिस की डांट पड़ती है, उसे पुलिस चौकी से भगा दिया जाता है। इसके बाद की कहानी जो चलती है वो आप सुन चुके हो कि जब वाचक अपने घर पहुंचता है तो वाचक की पत्नी उन्हें यकायक बुलाती है बाहर आने के लिए और कहती है कि आइए आइए, जल्दी आइए और देखिए तमाशा। आपको याद होगा, सुना होगा, तमाशा शब्द अक्सर शहर में कितना सुना जाता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन बता सकता हूँ कि मेरा बचपन भी गाँव से गुजरा है और गाँव में तमाशा तब होता है जब कोई भी, चाहे बंदर को नचाने वाला आ जाए, सांप दिखाने वाला सफेरा आ जाए, या गुड्डे गुड़ियों का खेल दिखाने वाला आ जाए, या वो भोपा आ जाए, या कहने का मतलब ये कि कोई भी गांव में चल कर के आता है, डमरू बजा देता है, वो तमाशा आरंभ हो जाता है। अच्छे खासे खेल जैसे सर्कस, नौटंकी जैसे तो कभी कभार आते हैं। यहाँ तक कि कठपुतली का खेल तो बहुत मशहूर है, कलाकार करवाते हैं उसे, वो भी वहाँ पहुँचता है। इस तरह से गाँवों में कई तरह के तमाशे हुआ करते हैं। तो तमाशा जब कहा जाता है कि भिखारी जो यह इस मोहल्ले में रहा करता था, उसके साथ उसके पीछे लगी हुई भिखारिन आ रही है और भिखारिन पीछे छूट न जाए, इसके लिए भिखारी रुक करके कई बार उसका हाथ पकड़ता है और अपने साथ चलने के लिए विवश करता है और कुछ देर बाद वो आगे आगे चलने लगता है। फिर कुछ देर बाद देखता है कि वो थोड़ा पीछे छूट गई है तो पीछे मुड़ता है, उसे साथ लेता है, हाथ पकड़ता है और आगे बढ़ता है। इस तरह का तमाशा मोहल्ले में होता है। तो वाचक की पत्नी उन्हें बुलाती है, वो कहती है कि देखिए एक तमाशा। ये कई तरह से तमाशा है, तमाशा नहीं है लेकिन फिर भी एक उनके लिए ये खेल हो गया, मनोरंजन का साधन हो गया। वैसे तो भिखारी स्वयं में अपने आप ही मोहल्ले में तमाशा था। वो कईयों से, जैसे अगला पात्र है नरसिंह बाबू, बरन बाबू, और नरसिंह बाबू व उनकी पत्नी बरन बाबू की बहू। तो ये नरसिंह बाबू की पत्नी या वाचक की पत्नी, इनसे वो अक्सर किसी न किसी तरह से संबंध जोड़ देता है, बतियाता है और सिर्फ ज़्यादा नहीं तो सलाम बोजी, बुआ जी, इस तरह के संबोधन करता है। एक वाक्य के बाद ही वह हंस